So, once again, we are here with the next part of the chapter Making a Global World, and this time we will discuss about the role of technology. Till now, we have discussed many factors which played very important roles in connecting in the interconnection of countries, sharing of thoughts, ideas, literature, trade, and everything possible during that era. Right now, we are talking about specifically the 19th century and the factors played important role in the interconnection between the countries and making the world a global space. तो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की, कैसे टेक्नोलॉजी ने भी अपना रोल प्ले किया. सो व्हाट वाज द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस. ये जो पूरा हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी में लार्ज स्केल पर दुनिया बदली, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसमें टेक्नोलॉजी ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. तो बहुत सारे फैक्टर्स नहीं लेकर हमने देखा, सभी जगह हमने एक दो एग्जांपल लेकर समझा कि अलग अलग चीज़ों का क्या इम्पोर्टेंस रहा. यस. तो द रेलवेज, steamships, the telegraph, for example, were important inventions without which we cannot imagine the transformed 19th century world. तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा रेलवेज़ का, जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि रेलवेज़ बिछाए गए ग्रेन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. वैसे ही स्टीम शिप्स, जिसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रांसपोर्टेशन हुआ गुड्स का, इवन मैन, मटेरियल, मनी, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ फ्लोज वर मेंटेन्ड. टेलीग्राफ कम्युनिकेशन में मदद करने के लिए लार्ज स्केल पर. ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं जिन्होंने 19th सेंचुरी में दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया. ओके. But technological advances were often the result of larger social, political and economical factors. लेकिन ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस रहते हैं, इनका इम्पैक्ट ज़्यादातर अगर हम देखें कभी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं पैरेलल सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स के साथ साथ. फॉर एग्जांपल, colonization stimulated new investments and improvements in transport, faster railways, lighter wagons and large ships. कहने का मतलब ये है टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी साथ साथ काम करते हैं. जैसा कि हम देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, रेलवेज ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डअप कब हुई, जब ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अनेकों ऐसी कंट्रीज जो लार्ज स्केल पर क्रॉप्स को ग्रो कर रही थी, उन क्रॉप्स को फील्ड से पोर्ट तक ले जाने के लिए रेलवे लाइंस बिछाई गई. तो पैरेलल सोशल या इकोनॉमिकल या हम बोले पॉलिटिकल फैक्टर्स रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजीज को भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए. हेल्प मूव फूड मोर चीपली एंड क्विकली फ्रॉम फार वेज फार्म्स टू द फाइनल मार्केट. तो फार्म प्लेस से, फील्ड से, खेतों से जो गुड्स हैं, प्राइमरी गुड्स हैं, उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ का, स्पेसिफिकली रेलवेज़ का या हम स्टीम शिप्स की बात कर रहे हैं, इनका लार्ज स्केल पर यूज़ किया गया. The trade a the trade in meat offers a good example of this connected process. ट्रेड के विषय में हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसने लार्ज स्केल पर चीज़ों को चेंज किया. लेट अस सी. Till 1870s, animals were shipped live from America to Europe and then slaughtered when they arrived there. तो 1980s में या 1980s तक, टिल 1980s, ये प्रथा थी कि एनिमल्स को लाइव शिप्स में भरकर, शिप्स में चढ़ाकर ट्रांसपोर्ट किया जाता था अमेरिका से यूरोप. क्यों? फॉर द ट्रेड ऑफ मीट, फ्लैश. यस. अब लाइव चढ़ाया जाता था और जब वो अमेरिका से यूरोप पहुंचती थी, वहां पर उन्हें काट कर उनका मीट सेल किया जाता था. लेकिन ये हमें समझ में आता है, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, अगर लाइव एनिमल्स को हम शिप्स में चढ़ाएंगे तो वो बहुत सारा स्पेस लेंगे.
महीनों की जर्नी के लिए क्या करना पड़ेगा, उन शिप्स में उनके खाने की, मतलब जो लाइव एनिमल्स हम ले जा रहे हैं, कैटल्स को ले जा रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए। बहुत सारे जो एनिमल्स होंगे वो इतनी बड़ी जर्नी में, हो सकता है वोयज मतलब डाइड इन वोयज मतलब समुद्री यात्रा, इतनी लंबी समुद्री यात्रा में बहुत सारे मारे जाएंगे, बहुत सारे बीमार पड़ जाएंगे, उनका वजन कम हो जाएगा और वो अनफिट हो जाएंगे खाने के लिए। मतलब मीट को, लाइव एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किया गया, इतना सारा पैसा उनके ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने के बाद भी जो मार्केट प्लेस तक जब पहुंच रहा है तो वो काम का नहीं रहता। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन जो मीट का है वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, और मीट मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव या हायर कॉस्ट पर मिलती थी, और गरीबों की पहुंच से ये बाहर थी। यूरोप में सिर्फ अमीर लोग या मीट खाना किसका एक तरह का लग्जरी माना जाता था। हाई प्राइजेस वर इन टर्न High prices in turn kept demand and production down until the development of a new technology. तो क्योंकि मीट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, तो अगर प्राइस ज़्यादा है तो लोग खरीदते भी बहुत कम थे, डिमांड भी कम थी। इसीलिए इसे लार्ज स्केल पर एक बड़ा बिजनेस के फॉर्म में, एक बड़े बिजनेस के फॉर्म में डेवलप नहीं किया जा सका, जब तक कि एक नई टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन शिप्स में इंस्टॉल नहीं की गई। तो एक बार जब ये रेफ्रिजरेटेड शिप्स बना लिए गए तो बहुत सारे पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब जो आसानी से ख़राब होने वाली, जैसे सब्जियां हैं, या हम बात कर, अभी मीट की बात कर रहे थे, जो आसानी से ख़राब हो जाती हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर को आसानी से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, लंबी जर्नी पर भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सका। नाउ एनिमल्स वर स्लॉटर्ड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब एनिमल्स को लाइव शिप्स पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, उनको उनके स्टार्टिंग पॉइंट पर ही स्लॉटर्ड कर दिया जाता था, या उन्हें उनके मीट को कट कर लिया जाता था और उन्हें प्रॉपर रेफ्रिजरेशन के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी कंट्रीज से यूरोप भेजा जाता था। क्योंकि अब स्पेस कम लग रहा है तो बड़े बल्क अमाउंट में मीट को ट्रांसपोर्ट किया जा पा रहा था। साथ ही साथ वेस्ट नहीं हो रहा था, जैसे हमने इसके पहले केस में देखा, जब लाइव कैटल्स को भेजा जा रहा था तो वो वेस्ट हो रहा था। क्यों वेस्ट हो रहा था? क्योंकि बहुत सारे कैटल्स मारे जा रहे थे, बहुत सारे बीमार हो जा रहे थे, और बहुत सारों के केस में वो खाने लायक नहीं रह पा रहे थे। तो इससे क्या हुआ, मीट का प्राइस कम हो गया, लार्ज स्केल पर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हुआ, और इससे क्या हुआ कि अब जो पुअर थे यूरोप में, दे कुड ऑल्सो कंज्यूम मोर वेरिड डाइट, मतलब अब वो भी मीट खाने खा सकते थे, खरीद सकते थे। अब वो भी जो मोनोटोनी थी, मोनोटोनी मतलब एक तरह का खाना वो जो खाते थे, पोटैटो एंड ब्रेड, उसकी जगह दे कैन ऑल्सो एंजॉय मीट, एग, बटर, yes, in their diet. Better living condition promoted social peace within the country. जो हमने इनस्टेबिलिटी देखी थी, इसके पहले हमने बात की थी, जब खाना कम मिलता था, महंगा मिलता था यूरोप में, स्पेसिफिकली हमने ब्रिटेन का एग्जांपल देखा था। अब वो स्थिति बदलने लगी और सोशल पीस का एक सिचुएशन क्रिएट होने लगा, क्योंकि ग्रेन के भाव भी हमने देखा था कम होने लगे थे। जैसे ये ग्रेन दूसरी कंट्रीज से ट्रांसपोर्ट होकर आने लगा तो फूड ग्रेन्स का कॉस्ट भी कम हो गया, और धीरे धीरे जो मीट है या दूसरे फूड आइटम्स हैं वो भी चीपर कॉस्ट पे अवेलेबल होने लगे। तो एक सोशल पीस, एक स्टेबिलिटी इस कंट्री कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिली। लेट अस मूव अहेड। 2.3, लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मतलब वो प्रोसेस जिससे उस समय की यूरोपियन कंट्रीज जो पावरफुल थी, जिनके पास आर्म्ड फोर्सेस थे, उन्होंने, जिनके पास शिप्स थे, ट्रेड करने के सारे स्किल्स वो डेवलप कर चुके थे, उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया, उन पर अपना कब्जा किया और उन पर रूल किया, उन वहाँ अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की, मतलब अपना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियलिज्म। ओके।
Now, trade flourished and markets expanded in the late 19th century. But this was not only a period of expanding trade and increased prosperity. It is important to realize that there was a darker side of this process. तो ऐसा नहीं था कि ग्लोबलाइजेशन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा था, ट्रेड बढ़ रहा था, मार्केट एक्सपांड हो रहे थे, लेकिन इसका एक दुखद या फिर डार्कर साइड भी था, एक नेगेटिव साइड भी था. इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड अ क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी आल्सो मेंट अ लॉस ऑफ फ्रीडम्स एंड लाइवलीहुड्स. तो जैसा कि हम हमारी कंट्री में हमने एक्सपीरियंस किया कि हम दूसरे दुनिया के कंट्रीज से जुड़े, इंटरकनेक्टेड हुए, लेकिन हमारी खुद की इंडिजिनस बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई, हम दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे, हमारी फ्रीडम ख़त्म हो गई क्योंकि हम ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गए. तो ऐसे तमाम नेगेटिव पार्ट भी थे इंटरकनेक्ट होने के, ग्लोबलाइजेशन के. स्पेशल स्पेशली अगर हम देखें तो जो दो दो सेंचुरीज़ की हमने लंबी कॉलोनियल रूलरशिप फेस की, वो हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक रहा ग्लोबलाइजेशन का. लेट 19th century यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट produced many painful economic, social, and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy. तो लेट 19th सेंचुरी में अगर हम देखें तो यूरोपियंस, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, ऐसे कई कंट्रीज, डेनमार्क हो, पोर्तुगीज हो, देर वर सो मेनी कंट्रीज फ्रॉम फ्रॉम यूरोप who made their colonies all over the world, and they exploited the resources, all kind of resources from their colonies. Yes. तो एक बड़ा सेटबैक रहा. अगर कॉलोनियलिज्म की बात करें अगर हम, तो एक बड़ा सेटबैक रहा है ये. यस. नाउ नेक्स्ट इज, we will see this map, see this African map. What we can observe, see this part, if you will see this part, Algeria, you can see a straight line of border. Yes. तो इसी के बारे में बात करेंगे कि इतना स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है. कुछ कुछ जगहों पर हमें बहुत ही सीधा सीधा बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, जर्मन, साउथ वेस्ट अफ्रीका, सदर्न रोडेशिया. यस, यू कैन फाइंड द बॉर्डर्स. और इजिप्ट वाला पोर्शन देखिए, एकदम स्ट्रेट लाइन जो नेचुरल नहीं लगती हमें, वाकई में ये नेचुरल नहीं है. ऐसे बॉर्डर्स कैसे डेवलप हुए, वही हम देखने वाले हैं. You'll see some countries' borders run straight as if they were drawn using a ruler. मतलब ऐसा लगता है स्केल से लाइन खींची गई हो, इतनी सीधी बॉर्डर लाइन कैसे हो सकती है, नेचुरल तो हो ही नहीं सकती. वेल, in fact, this was almost how rival European powers in Africa drew up the borders, demarcating their respective territories. In 1885, the big European powers met in Berlin to complete the carving up of Africa between them. तो 1885 में ये हुआ कि जितनी भी ये कंट्रीज़ थी जो अपनी कॉलोनीज़ बना रही थी अलग अलग कंट्रीज़ में, और स्पेसिफिकली अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर अपना कब्ज़ा कर रही थी, उन्होंने एक मीटिंग की बर्लिन में. और बर्लिन में बैठ के उन्होंने डिसाइड किया कि अफ्रीका का कौन सा पार्ट, कौन कौन से पार्ट पर कौन राज करेगा. और इन सभी पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज़ ने बिल्कुल मैप के ऊपर स्केल रखकर लाइन खींचकर ये तय किया कि ये वाला हिस्सा मेरा, ये वाला हिस्सा आपका. सो दे वर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग, looting the resources of Africa. Yes, Britain and France made vast additions to their overseas territories in the late 19th century. और अगर हम लार्ज स्केल पे देखें तो ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे दो कंट्रीज रहे जिन्होंने लेट 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा टेरिटरीज अपने कब्जे में किए, अपनी कॉलोनीज डेवलप की. लेटर हाफ में हम देखें, बेल्जियम, जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर्स. उसके बाद बेल्जियम और जर्मनी भी ने भी अपने बहुत सारे कॉलोनीज स्टैब्लिश किए. और इसीलिए हम देखते हैं इनके बीच में भी वॉर्स लगातार चलते रहते थे कॉलोनियल रूलरशिप को गेन करने के लिए.
यहाँ पर आप इस मैप में जो कलर्स देख रहे हैं अलग अलग अलग, उनको भी मेंशन किया गया है कि किस पार्ट पर किन का राज चल रहा था। यू कैन सी बेल्जियन, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पोर्तुगीज, स्पेनिश, ब्रिटिश इंडिपेंडेंट स्टेट। तो कुछ स्टेट्स इंडिपेंडेंट भी थे जिस समय का ये स्पेसिफिक मैप है। So you can see entire Africa was ruled by different countries of Europe. So this was the situation. They were exploited, बहुत बुरी तरह से इन कंट्रीज को एक्सप्लॉइट किया गया यूरोपियन कंट्रीज द्वारा, just to make the profit and run their trades and industries. The US also became a colonial power in late 1890s. आखिर आखिर में अगर हम देखें तो लेट 1890s में यूएस ने भी कुछ जगह अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश की ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाय स्पेन। ऐसी कॉलोनी जो पहले स्पेन के द्वारा कैप्चर्ड थी, जो स्पेन के रूल में थी, उनको ओवरटेक किया यूएस ने इन लेट 1890s. Okay, let us look at one example of the destructive impact of colonialism on the economy and livelihoods of colonized people. तो एक एग्जाम्पल हम पिक करेंगे, जैसे इसके पहले हमने एक एग्जाम्पल से समझा जो रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी है उसने किस तरीके से मदद की, वैसे ही हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये कॉलोनियलिज्म जो है उसने किस तरीके से लोगों के जीवन को बदला अफ्रीका में। यस, you should go through the pictures. They are also somewhere relevant, connected to the discussions we are going through under these paragraphs. रिंडरपेस्ट ये एक बीमारी का नाम है। इसे सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं द कैटल प्लेग। प्लेग के बारे में हम सबने सुना है, हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी प्लेग के विषय में बात की है। यस एक बहुत बड़ी महामारी थी उस समय की। तो ये प्लेग जो है ये कैटल प्लेग है, जो कैटल्स में होने वाली बीमारी है। So let us start 2.4 Rinderpest or the cattle plague. In Africa, in the 1890s, a fast-spreading disease of cattle plague or Rinderpest had a terrifying impact on people's livelihood and the local economy. इस बीमारी ने, पहले भी हमने देखा कि यूरोपियंस को अमेरिका में, इवन अफ्रीका में खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए हमने एक बीमारी के बारे में बात की थी, दैट वाज स्मॉल पॉक्स। यस, वैसे ही ये जो कैटल की बीमारी है इसने भी अपनी इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने ट्रेड्स को इस्टेब्लिश करने के लिए जो कॉलोनियल कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनको मदद की। कैसे मदद की देखते हैं। दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इम्पेरियल impact on colonized societies. It shows how, in this era of conquest, even a disease affecting cattle reshaped, reshaped the lives of lives and fortunes of thousands of people and their relations with the rest of the world. किस तरीके से एक बीमारी ने, कैटल की बीमारी ने लोगों की जिंदगियों को पूरी तरह से बदला, और किस तरीके से जो इंटर रिलेशंस है कंट्रीज के बीच में, उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड abundant land and relatively small population for centuries. Land and livestock का मतलब जो कैटल्स हैं, जो पालतू जानवर होते हैं जिनको अलग अलग लाभ लेने के लिए पाला जाता है, उनको हम कैटल्स या लाइव स्टॉक बोलते हैं। चाहे वो चमड़े के लिए पाले जा रहे हों, दूध के लिए पाले जा रहे हों, उनकी ऊन के लिए पाले जा रहे हों, या मांस के लिए पाले जा रहे हों, अंडे के लिए पाले जा रहे हों, दे ऑल विल कंसिडर एज livestock. Sustained African livelihood, and people rarely worked for a wage. In late 19th century Africa, there were few consumer goods that wage could buy. If you had been an African possessing land and livestock, and there was plenty of both, you too would have seen little reason to work for a wage. तो ये कंडीशन थी वहाँ अफ्रीका की, कि अफ्रीका में लोगों के पास बहुत ज़मीन और बहुत
पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनके पास ज़मीन बहुत थी, उनके पास लाइव स्टॉक था, मतलब उनके पास पालतू, या हम बोले मवेशी, या हम बोले कैटल्स बहुत थे। तो उनको किसी और के लिए काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे गांव में हम देखें, ऐसे गांव जहाँ पर लोगों को कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे गांव आज हमें देखने को नहीं मिलते हैं। आज हम बहुत सारी चीज़ों पे दूसरों पे डिपेंडेंट हो गए हैं। पर हम अगर पुराने समय में देखें, जहाँ गांव कनेक्टेड ही नहीं होते थे शहर से, तो एक गांव की जो रिक्वायरमेंट है, अनाज की, दूध की, ऐसे सभी तरह के रिक्वायरमेंट वो खुद से पूरे कर लेते थे। खरीदने के लिए बहुत कुछ बाहर से होता नहीं था। तो वैसे ही अफ्रीकन जो लोग थे, उनका लाइवलीहुड कंप्लीटली सस्टेनेबल था, सेल्फ डिपेंडेंट थे वो। तो उनको बाहर किसी की नौकरी करने की जैसी ज़रूरत थी नहीं। अगर आपके पास बहुत सारी ज़मीन है, अगर आपके पास बहुत सारे कैटल्स हैं, देन व्हाई वुड यू वर्क फॉर अदर्स? इन द लेट 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals. अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो अफ्रीका में जाकर इस्टेब्लिश हो रही थी, खुद की कॉलोनीज डेवलप कर रही थी, रूल करना चाहती थी, उनका मकसद क्या था? तो नो डाउट दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट। क्या एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे? नेचुरल रिसोर्सेज जो अफ्रीका में थे, जो उनके लैंड रिसोर्सेज थे, उनके मिनरल्स थे, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। अब वो एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं? वो तो कुछ ही संख्या में गए हैं वो उस कंट्रीज में। तो उन्हें वहां पर क्या चाहिए? वहां पर उनको नौकर चाहिए, स्लेव्स चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए। लेकिन वहां तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं। क्यों तैयार नहीं? कि उनके पास तो बहुत सारा खेत है, बहुत सारे जानवर है, कैटल्स हैं, तो वो दूसरे की नौकरी क्यों करें? यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टेब्लिश प्लांटेशन। तो ये जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, वहाँ पर वो प्लांटेशन एस्टेब्लिश करना चाहते थे, माइन से माइनिंग करना चाहते थे, जिनको वो कहाँ एक्सपोर्ट कर सकें? यूरोप। बट देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अ शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वहाँ पर कोई नौकरी नहीं करना चाह रहा था। एम्प्लॉयर्स यूज्ड मैनी मेथड्स। तो एम्प्लॉयर्स ने अलग अलग हथकंडे अपनाए टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर, ताकि वो नौकरी पर लोगों को रख सके और उनसे मजदूरी करवा सके। Heavy taxes were imposed which could be paid only by working for wages on plantations and mines. बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए ताकि लोगों को मजबूरी में, और उसका पेमेंट कैसे होगा? पैसे देकर नहीं, उसके बदले में आपको काम करना पड़ेगा। कहाँ काम करना पड़ेगा? माइंस में, प्लांटेशंस में। इसका मतलब ये कि हमें आपका लेबर, आपकी मजदूरी चाहिए, है ना? और उसके लिए उन्होंने कई तरह के कानून बनाए, टैक्सेस लगाए। इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड। इवन उन्होंने वहाँ के कानून बदले। किसके? कि जमीन पर मालिकाना हक किसका होगा, ताकि क्या हो कि अगले जनरेशन के पास जमीन नहीं हो। उन्होंने क्या किया? peasants were displaced from land. Only one member of the family was allowed to inherit land, as a result of which the others were pushed into the labor market. Mine workers were also confined in compounds and not allowed to move अबाउट फ्रीली। तो उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए? उन्होंने कानून बनाया कि एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है, वो उसको मालिकाना हक मिलेगा जमीन का। तो क्या होगा? मान लीजिए किसी परिवार में 4 भाई है, तो किसी एक भाई को ही मिलेगा, बाकी 3 को जमीन पर हक नहीं मिलेगा। तो वो 3 क्या करेंगे? तो वो 3 हमारी नौकरी करेंगे। मतलब ये कि उन्हें तो लेबर चाहिए थे, तो ऐसे कानून बना रहे थे जिससे लेबर उन्हें मिले। प्लांटेशन या फिर माइन के वर्कर्स को कन्फाइंड एरिया में रखते थे, कंपाउंड्स में रखते थे। कहने का मतलब उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। वहीं नौकरी करो, वहीं खाओ, वहीं पियो, वहीं रहो। यू आर नॉट अलाउड टू मूव आउटसाइड फ्रॉम देयर, ताकि उनकी लेबर की कमी नहीं हो काम के लिए। देन केम, उसके बाद चेंज आया। इतने सारे हथकंडे इनको अपनाने पड़ रहे थे लेबर प्राप्त करने के लिए, मजदूर मिल ढूंढने के लिए। लेकिन फिर आया रिंडर पेस्ट, जिसको एक कैटल डिजीज जिसने पूरा ये सिचुएशन बदल के रख दिया। रिंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880s में। ये बीमारी वहाँ आई। अब ये बीमारी आई कहाँ से? इट वॉज कैरिड बाय द इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द
इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग दैट इज इरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। तो इरिट्रिया करके ईस्ट अफ्रीका में जो इटालियन सोल्जर्स रहते थे, उनकी मीट रिक्वायरमेंट को, है ना, उनकी मीट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ब्रिटिश एशिया से कैटल्स लिए लेके जाया जाता था। जो हम बात कर रहे थे, कैटल्स लेके जाते थे मीट के लिए, इन्हीं कैटल के साथ ये बीमारी वहां गई। जैसे हम बात करते हैं ना कि जो कोविड है वो चाइना से इंडिया या दूसरी कंट्रीज की तरफ फैली है। कैसे फैली है, तो उसमें भी हम देखें तो बैट के थ्रू फैली है। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिससे हमें ये पता चलता है। तो वैसे ही ये जो इन्फेक्शन है वो जो ब्रिटिश एशिया है, ब्रिटिश एशिया मतलब एशिया के वो कंट्रीज, इंडिया है, श्रीलंका है, ऐसे कंट्रीज जहाँ पर ब्रिटिश रूल था, वहाँ के कैटल्स के को ट्रांसपोर्ट करने में ये बीमारी कहाँ पहुंची, अफ्रीकन कैटल्स में। और ये स्पेसिफिकली किन के लिए ले जाई जा रही थी, इटालियन सोल्जर जो कहाँ रहते थे, जो कहाँ इन्वेडेड थे, जो कहाँ स्टेब्लिश थे उस समय अफ्रीका में, इरिटेरिया, सॉरी इरिट्रिया, इरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। ये ईस्ट अफ्रीका में जैसे ही पहुंची रिंडरपेस्ट ईस्ट अफ्रीका में तो पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे ये फैलते फैलते कहाँ पहुंचा, इट मूव टू वेस्ट अफ्रीकन पार्ट्स ऑल्सो। इसी को बोला लाइक फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगल की आग फैलती है वैसे ही ये बीमारी ईस्ट अफ्रीका से वेस्ट अफ्रीका तक फैल गई। इवन अफ्रीका अटलांटिक कोस्ट इन 19 सॉरी इन 1892, इवन अफ्रीका के अटलांटिक मतलब दूसरे एंड के जो कोस्ट है वहां तक पहुंच गई, ईस्ट से वेस्ट के एंड तक पहुंच गई इतने कम समय में। यस, 10-12 साल में ये बीमारी पूरे अफ्रीका को अपने कब्जे में कर चुकी थी। इट रीच्ड द कैप, कैप मतलब कैप टाउन सुना होगा आपने, साउथ अफ्रीका में है। यस, उस रीजन तक पहुंच गए 5 years लेटर, और 5 सालों में। अलोंग द वे रिंडरपेस्ट किल्ड अराउंड 90% ऑफ द कैटल्स। इस बीमारी ने अफ्रीका के 90% कैटल्स को खत्म कर दिया। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अफ्रीकन जो है अपनी ज़मीन के दम पर, अपने कैटल्स के दम पर किसी के मोहताज नहीं थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे, लेकिन इस बीमारी ने उनके कैटल्स को ख़त्म कर दिया। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड, उनके जीवन यापन या उसकी जीविका को, अफ्रीकन अफ्रीकन लोगों की जीविका को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया इस बीमारी ने। Planters, mine owners, and colonial government now successfully monopolized what scarce cattle resources remained। जो बचे हुए कैटल थे उनको उन्होंने अपने कब्जे में लेकर टू स्ट्रेंथन देयर पावर एंड टू फोर्स अफ्रीकन्स इनटू द लेबर मार्केट, उनको भी अपने कब्जे में लेकर उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन्स को मजबूर कर दिया कि वो जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके लिए काम करें, उनके रूलर जो है उनके लिए काम करें, माइंस में, प्लांटेशंस में, मार्केट में। कंट्रोल ओवर द scarce resources of cattle enabled European colonizers to conquer and subdue Africa। तो उन्होंने पूरी तरह से अफ्रीका को अपने कब्जे में कर लिया, जैसा वो चाहते थे उसको एक्सप्लॉइट करना, उसको एक्सप्लॉइट करने लगे, और वहाँ की पूरी जो ज़िंदगी है वहाँ के लोगों को उसको कम्प्लीटली बदल के रख दिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बीमारी ने, एक एग्जाम्पल है, और कॉलोनाइजेशन ने पूरी अफ्रीका महाद्वीप के जीवन यापन के तरीके को, उनके लाइवलीहुड को पूरी तरह से बदल के रख दिया। सो इसीलिए कहा जा रहा था कि जो ये कॉलोनाइजेशन है या स्पेसिफिकली जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है, बहुत कुछ बुरा बुरा भी है। इस सिक्के का एक नेगेटिव पहलू है जो हमने अफ्रीका में देखा। हम तो खुद, हमारे एंसेस्टर्स तो खुद इसके भुक्तभोगी है जिन्होंने अंग्रेजों के समय में जीवन यापन किया है। Similar stories can be told about the impact of Western conquest on the other parts of the 19th century world। तो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश या वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उन्होंने एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज पे जो अपनी अपना रूल इस्टेब्लिश किया, कॉलोनीज इस्टेब्लिश की, उसके बहुत सारे ऐसे नेगेटिव स्टोरीज हैं। यस,
जैसा कि ये अफ्रीका के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ लेट अस मूव टू 2.4, इंडेंट्योर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। पहले ये वर्ड को समझ लेते हैं कि इंडेंट्योर्ड का क्या मतलब होता है। अबाउंडेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लेबर, ऐसी मजदूरी जो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत की जाती है, जिसमें एम्प्लॉयर जो है लेबर को खरीदता है फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ हिज पैसेज टू अ न्यू कंट्री और होम। इंडेंट्योर लेबर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी लेबर को खरीदना, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल तो नहीं, मोस्टली इसमें आपको एग्जांपल मिलेंगे जिसमें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और उस पेमेंट के बदले में उस व्यक्ति को, जो उसका एम्प्लॉयर है, जो खरीदने वाला है, वो दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकता है ना, और वहाँ पर उसे काम करवाएगा जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो रहेगा। और उसके बाद ही वो फ्री होगा, चाहे तो उसी कंट्री में रहे या वापस अपने होम कंट्री में वापस आ जाए। और उस टाइम ड्यूरेशन के लिए उसे अपने एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग जहाँ भी उसे वो ले जाया जाएगा वहाँ पर उसे वो काम करना होगा। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ इंडेंट्योर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलिस्ट्रेट द टू साइडेड नेचर ऑफ द 19th century वर्ल्ड। तो हम अगर इंडेंट्योर लेबर माइग्रेशन जो इंडिया से हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 19th century का जो नेगेटिव साइड ऑफ कॉइन है, उसका एक और पार्ट हमें दिखाई देगा, जो हमें ये बताएगा ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ओनली, जो ग्लोबलाइजेशन हम 19th century की बात कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं है, उसका नेगेटिव साइड भी है। इट वॉज अ वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट माइजरी। तो दोनों ही चीज़ साथ में चल रहे थे, बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चल रहा था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ भी लोगों को झेलनी पड़ रही थी, फेस करनी पड़ रही थी। बहुत सारे चैलेंजेस जो है गरीब कंट्रीज़ को, जिनके पास मिलिट्री पावर नहीं था या जो ट्रेड करने में, शिप्स में, टेक्नोलॉजीज़ में आगे नहीं थे, उनको बहुत कुछ भुगतना भी पड़ा। हायर इनकम्स फॉर सम एंड पोवर्टी फॉर अदर्स। तो कुछ लोग अमीर और अमीर, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज सारा वेल्थ दुनिया का अपने पास स्टोर करते जा रहे थे, तो वो अमीर होते जा रहे थे। और जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के, इंडिया के, एशिया के स्पेसिफिकली, वो गरीब होते जा रहे थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन सम एरियाज एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉस्ट कॉइन इन अदर्स। मतलब एक तरफ तो हम देख रहे थे टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी, और दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं वहाँ पर नई नई समस्याएं, नए नए प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। यस, ओके। In the 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantation, in mines, and in road and railway construction projects अराउंड द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में इंडिया और चाइना से लाखों मजदूरों को प्लांटेशन के काम के लिए, माइंस के काम के लिए, रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में पूरी दुनिया में अलग अलग जगह ले जाया गया। किसके आधार पर? इसी इंडेंट्योर लेबर के बेसिस पर, है ना। इन इंडिया, इन indentured laborers were hired under contracts which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employer's plantation। इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट चलते थे वो ज़्यादातर 5 इयर्स के बेसिस पे होते थे, और उन्हें ये प्रॉमिस किया जाता था उनके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कि 5 साल बाद, जब वो 5 साल अपने एम्प्लॉयर के प्लांटेशन वर्क में काम कर लेंगे किसी दूसरी कंट्री में, उसके बाद उन्हें वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। मोस्ट इंडियन indenture workers came from the present day regions of eastern Uttar Pradesh, Bihar, central India and the dry districts of Tamil Nadu। तो ये कुछ मेजर रीजंस है, चाहे वो यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत की, प्रेजेंट मध्य प्रदेश बोल सकते हैं, और जो तमिलनाडु के ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स हैं
वहाँ से लोगों को ज़्यादा लार्ज स्केल पर इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज में भेजा गया। इन द मिड 19th सेंचुरी दीज रीजन्स एक्सपीरियंस्ड मेनी चेंजेस। मिड 19th सेंचुरी में इन सब जगहों पर बहुत बड़े स्तर पर चेंजेस भी देखे गए। जैसे कि यहाँ की कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब जो कुटीर उद्योग है वो पूरी तरह से खत्म हो गए। लैंड रेंट्स रोज। लैंड के जो रेंट है मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं होता वो दूसरे से ज़मीन लेकर, या यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हिस्सेदारी करके खेती की जाती है, उसके रेंट्स बहुत बढ़ गए। लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। माइंस और प्लांटेशन के लिए ज़मीन साफ कर दिए गए, या जंगलों को काट दिया गया, या जहाँ पर रेगुलर क्रॉप्स होते थे जो ग्रेन क्रॉप्स हैं उनकी जगहों पर प्लांटेशन ग्रो किया गया। ऑल दिस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पुअर। They failed to pay their rents, became deeply indebted, and were forced to migrate in search of job. इस इन एरियाज में इन चेंजेस की वजह से क्या हुआ कि ज़मीन के रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ऐसे गरीब किसान जो रेंट पर ज़मीन लेकर अपनी खेती करते थे वो पैसे नहीं चुका पाए। उनकी जो कर्जा है वो बढ़ते गया और कर्जे को चुकाने के लिए उन्हें इंडेंचर लेबर बनकर दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा जॉब सर्च करने के लिए। द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंचर माइग्रेंट्स वर कैरिबियन आइलैंड्स, मतलब आज जो हम बात करते हैं साउथ अमेरिका, वहाँ के मेनली अगर हम देखें गुयाना, सूरीनाम और त्रिनिदाद, ये कुछ आइलैंड्स के बारे में बता रहे हैं। इन सबको कैरेबियन आइलैंड बोलते हैं। इस कैरेबियन सी में ये आइलैंड्स होते हैं जो हम कैरेबियन कंट्री बोलते हैं। जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट खेलती है उसमें ज़्यादातर कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में बहुत सारे आइलैंड्स एक साथ, एक ग्रुप है आइलैंड्स का जो रिप्रेजेंट करती है खुद को एज वेस्ट इंडीज़। यस। मॉरिशियस एंड फिजी क्लोजर होम। तमिल माइग्रेंट्स वर वेंट टू सेलोन, साइलोन जो आज करंट श्रीलंका है उसको पहले साइलोन बोला जाता है। एंड दैट इज माल्या, जो मलेशिया सिंगापुर ये वाला जो रीजन है जो ब्रिटिश कंट्रोल में था उस रीजन को मलाया बोला जाता था एक समय। तो अगर हम देखें नियर होम मतलब आसपास में देखें तो तमिल माइग्रेंट्स को मेजरली यहाँ भेजा जा रहा था क्योंकि यहाँ से इनकी शिपिंग इजीली इन कंट्रीज़ में पॉसिबल थी, श्रीलंका में और सिंगापुर आसपास की कंट्रीज़ में। और दूसरी तरफ जो भेजा जा रहा था अरब सी के थ्रू लार्ज स्केल पर, वो कैरिबियन आइलैंड्स में भेजा जा रहा था। कुछ कुछ जो इंटेंजर लेबर्स थे उन्हें टी प्लांटेशन के लिए आसाम भी भेजा जा रहा था, जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है। या फिर से एक बार हम जब नेशनलिज्म इन इंडिया डिस्कस करेंगे उसमें हमने देखा है कि प्लांटेशंस में बहुत सारे बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल ऐसे अलग अलग जगहों के लोग जो थे वो आसाम में इंडेंचर्ड लेबर थे प्लांटेशन में, टी प्लांटेशन में। Recruitment was done by agents engaged by employers and paid a small commission। तो ये जो लेबर्स थे इनको कौन कन्विंस करता था कि आपको जाना चाहिए, इतने पैसे मिलेंगे, बस 5 साल की तो बात है, इस तरह से वो कन्विंस करते थे। उनको क्या बोला जाता था? एजेंट्स। ये एजेंट्स क्या काम करते थे? ये मार्केट प्लेस में ट्रेडर्स के सामने इन लेबर्स को लेकर आते थे जिन्हें सोल्ड किया जाता था। यस। और इसके बदले में इनको क्या मिलता था? इनको स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन दे वर गेटिंग। Many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty or oppression in their home villages। तो ज़्यादातर जो माइग्रेंट्स होते थे वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते थे, या लेबर बनना, इंडेंचर्ड लेबर बनना एक्सेप्ट करते थे। दो कारणों से कि एक तो उनको गरीबी से मुक्ति मिले, उनका कर्जा चुकता हो, या जो परेशानियां वो झेल रहे हैं अपने गांव में, जो अत्याचार वो झेल रहे हैं अंग्रेजों का या फिर वहाँ के जमींदारों का, उससे उन्हें मुक्ति मिले। एजेंट्स ऑल्सो टेम्पटेड द प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स बाय
प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उन्हें कमीशन मिल रहा था, तो बहुत सारे गलत गलत जानकारियां देकर भी वो बुद्धू बनाते थे लोगों को, ताकि वो तैयार हो जाए इस एग्रीमेंट के लिए और लेबर बनने के लिए। यस, कि वो क्या क्या गलत जानकारी देते थे कि उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है ना, नेचर ऑफ द वर्क, कौन सा काम करना है, लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन क्या होगी। तो वो झांसे में रखते थे, झूठी झूठी जानकारी देते थे कि शिप में आराम से जाओगे आप, एक बहुत सुंदर कंट्री में आप जाओगे, वहाँ खाने पीने की खूब व्यवस्था है। इस तरीके से वो लालच देते थे, झूठी जानकारी देते थे कि आसानी से कोई भी तैयार हो जाए, कहाँ, दूसरी कंट्री में इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्किंग के लिए जाने के लिए। Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage. कभी कभी तो उन्हें ये भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें महीनों तक तो शिप में ही ट्रेवल करना है, जिसमें बहुत रिस्क भी है। इस तरीके से इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता। समटाइम्स एजेंट्स इवन फोर्सफुली abducted less willingly migrants। ऐसा भी होता था कि ऐसे माइग्रेंट जो नहीं जाना चाहते थे, है ना, जो उनको वो क्या बोलते हैं, अपहरण कर लेना, किडनैप कर लेते थे कि वो भेजने के लिए। तो ऐसा भी होता था जस्ट बिकॉज दे वर गेटिंग some pressure from the traders and getting commission. Yes, 19th century in indentured has been described as new system of slavery। इसे नई दास प्रथा या न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा जाता था। ये जो टर्म है इसको आप ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ ऐसे टर्म्स आए हैं, जैसे जंगल में आग की तरह ये बीमारी फैली, उस विषय में इन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको ये जो केस स्टडीज़ हैं वो ध्यान में रखना है और उन पे ही बेस्ड अपने व्यूज़ में आंसर करना है। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है, आपको इंसिडेंसेस याद रखना है। ऑन अराइवल एट द प्लांटेशंस, लेबरर्स फाउंड कंडीशंस टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे हैड इमेजिन। तो नो डाउट जब उनको अच्छा अच्छा बोलकर भेजा जाएगा और जाके वो जिस कंडीशन में पहुंचेंगे वो उनके एक्सपेक्टेशंस या इमेजिनेशन से मैच नहीं करती थी। लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर हार्श। नो डाउट उन्हें वहाँ पर लेबर की तरह फ़ायदा कमाने के लिए ले गए हैं, तो वहाँ पर उनको वैसी कंडीशन तो मिलने वाली है नहीं, लग्जीरियस। तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। बट वर्कर्स डिस्कवर्ड देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग। मरता क्या नहीं करता। तो जब वो ऐसे 5 साल उनको लगता था कि 5 साल यहाँ रहना ही है, तो उन्होंने भी अपने तरीके ढूंढे कि वहाँ पर सरवाइव कर सकें। मैनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू वाइल्ड। बहुत सारे लोग वहाँ से भागकर जंगलों में चले जाते थे। जब पकड़े जाते थे तो उन्हें बहुत सीवियर पनिशमेंट भी मिलता था, लेकिन जो पकड़े नहीं जाते थे वो वहीं जंगलों में उन्होंने भी अपने सेटलमेंट्स बनाए। अदर डेवलप्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन। कुछ लोगों ने वहीं की ज़िंदगी को अपने जीवन का भाग्य मान लिया और कोशिश की कि वहाँ के जो कल्चरल फॉर्म्स है, जो वहाँ की रीति रिवाजें हैं, उसके साथ खुद के लाइफ को अटैच किया। दे ट्राइड बेल दे स्टार्टेड ब्लेंडिंग, मिक्सिंग डिफरेंट कल्चर्स फॉर्म्स, ओल्ड एंड न्यू। इन त्रिनिदाद द एनुअल मुहर्रम, जैसे हमारे यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकलता है, वैसे वहाँ पर भी मुहर्रम का जुलूस स्टार्ट हुआ जब ये इंडेंच्योर्ड लेबर्स वहाँ पर रहकर अपने जीवन को अपने तरीके से जीने लगे। ऐसे ही was transformed into a riotous carnival called होसाई, जिसको होसाई के नाम से जाना जाता था। होसाई जो है इमाम हुसैन का ही एक नाम है। इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन ज्वाइंट। और इस तरह के प्रोग्राम में वहाँ हर रिलीजन के लोग ज्वाइन करते थे, एज इट इज़ एन इंडियन सेलिब्रेशन। मतलब ये हमारी कंट्री का सेलिब्रेशन है, भले वो किसी भी रिलीजन का हो, उससे लोग जुड़ते थे। सिमिलरली द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ that is Rastafarianism, made famous by Jamaican reg star Bob Marley. So Jamaica is again one of the island of Caribbean island. Yes, वहाँ के एक स्टार हुए हैं, रेग स्टार, उन्होंने इस रिली इस पर्टिकुलर ओकेजन को, दैट इज रस्ताफरियानिज्म को बहुत फेमस किया। इज ऑल्सो सेड टू रिफ्लेक्ट सोशल एंड कल्चरल लिंक्स विद इंडियन माइग्रेंट्स
टू द कैरेबियन। अच्छा, अब ये इसमें हमें क्या मिलता है कि वहाँ के जो ये म्यूज़िक था, जो ये जमैकियन स्टार है बॉब मार्ली, उन्होंने जो गाया है, उसमें हमें झलक मिलती है किसकी? हमें झलक मिलती है जो बिहारी सॉन्ग्स होते हैं, जैसे भोजपुरी सॉन्ग बोलते हैं यूपी और बिहार के स्पेसिफिकली, उस तरह का हमें म्यूज़िक देखने को मिलता है, जो एक तरह से दर्शाता है कि इंडिया और जो ये कैरेबियंस हैं उनके बीच में सोशल लिंक्स और कल्चरल लिंक्स किस तरीके से मिंगल हो रहे थे, जुड़ रहे थे, है ना? लाइक इंडियन माइग्रेंट्स, यस, that is chutney music popular in Trinidad and Guyana is another creative contemporary expression of the post इंडेंच्योर एक्सपीरियंस। जो म्यूज़िक की मैंने अभी बात की, तो उसमें म्यूज़िक में, वहाँ की म्यूज़िक में भी इंडियन म्यूज़िक की झलक देखने को मिली। दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चरल फ्यूजन आर द पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड where things from different places get mixed, lost their original characteristics and become something entirely new। तो इस तरीके से जो ये शिफ्टिंग हुआ, माइग्रेशन हुआ लोगों का इन द फॉर्म ऑफ इंडेंट्योर्ड लेबर, इन्होंने भी कल्चरली रिलीजियसली मिंगल होकर अपने ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को तो खोया, लेकिन कुछ नए क्रिएशंस भी हुए। मोस्ट इंडेंट्योर्ड वर्कर्स स्टेड ऑन आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंडेड। बहुत सारे लोग वहाँ सेटल भी हो गए और रिटर्न टू देयर न्यू होम्स आफ्टर अ शॉर्ट स्पेल इन इंडिया, या फिर इंडिया में वापस आए और फिर वापस अपने नए जगह पर शिफ्ट हुए जहां वो पिछले 5 सालों में या इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत रह कर आए थे, जिनको वो सेटलमेंट ज़्यादा सुटेबल लगा, जहां पर उनकी लाइफ या उनको लगा उनका फ्यूचर बेटर है, वहां पर वो सेटल होने लगे। कॉन्सिक्वेंटली देर आर लार्ज कम्युनिटीज ऑफ पीपल ऑफ इंडियन डिसेंट्स इन दीज कंट्रीज। जैसा हम देखते ही हैं बहुत सारे इंडियंस, हमको, हम इंडियन क्रिकेट टीम कहीं भी क्रिकेट खेलने चले जाए, अफ्रीका में कहीं चले जाए, वेस्ट इंडीज़, या हम बोलें साउथ अमेरिका में चले जाए, दुनिया में भी कहीं चले जाए, तो हम हमेशा देखते हैं कि उस कंट्री के जो सपोर्टर्स हैं जहाँ पर मैच हो रहा है, उससे ज़्यादा सपोर्टर्स इंडिया के दिखते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि एक लंबे समय से इंडियंस जो है माइग्रेट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग कारणों से। उनमें से भी एक इम्पॉर्टेंट कारण ये है, जब उनको इंडेंट्योर्ड लेबर के फॉर्म में दूसरी कंट्रीज में ले जाया गया और जनरेशन आफ्टर जनरेशन फिर वो वहीं सेटल हो गए। ऐसे नोबेल प्राइज विनर भी हुए हैं जो कि जिनका ओरिजिन जो था इंडियन था, वीएस नेपोल। सम ऑफ यू मे हैव फॉलोड द exploits of West Indies cricketers like शिव नारायण चंद्रपॉल, राम नरेश सरवन, ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ T20 चल रहा है, लास्ट मैच बचा है, उसमें भी आपने देखा होगा कि जिम्बाब्वे की टीम से और उधर आयरलैंड की टीम से, इन टीमों में बहुत सारे इंडियंस थे, बहुत सारे पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। पाकिस्तान भी उस समय तो इंडिया का ही हिस्सा था। तो there are number of such examples where you can find the Indian migrants are established and they become the part of their societies where they got established। तो उनकी क्रिकेट टीम में हम इंडियंस नेम देख सकते हैं जो एक्चुअली इन्हीं की डिसेंडेंट्स हैं, जो वहाँ पर सेटल हुए थे एज इंडेंट्योर्ड लेबर्स। यस, फ्रॉम फ्रॉम द 1900 मीन्स, जो 19th सेंचुरी ख़त्म हुई और 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, तब इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स ने अपोज किया किसका? इस इंडेंट्योर्ड लेबर माइग्रेशन का, और इसे बहुत ही क्रूएल और एब्यूसिव बताया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे इसको बंद करना पड़ा। यस, तो येट फॉर अ नंबर ऑफ डिकेड्स आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद भी 1921 में उसने उन्होंने इसको एबॉलिश कर दिया, लेकिन उसके कई डिकेड्स तक उसके बाद भी लोगों को एज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, या हम बोले इंडियन इंटेंडियर्ड वर्कर्स को उसके बाद भी कई डिकेड्स तक दूसरे कंट्रीज में उन्हें भेजा गया, इलीगली भी
और वहाँ पर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। चाहे हम साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देख लें, जो गांधी जी का हम एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें उन्हें वहाँ उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया इसी चीज़ से लड़ने के लिए कि वहाँ के जो इंडियंस हैं, जिन्हें कूली करके बुलाया जाता है और उनके साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ये बहुत कॉमन था पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ इंडियन लेबरर्स रहते थे, रिमेन एन अनईजी माइनॉरिटी इन द कैरेबियन आइलैंड। चाहे कैरेबिया की बात करें, चाहे साउथ अफ्रीका की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, वहाँ जो इंडियन सेटल्ड हुए उस समय, आज की बात नहीं, उस समय उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता ही था। सम ऑफ Nepal's early novel capture their sense of loss and alienation। तो जो नेपाल्स के नोवेल्स हैं, जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला, उनके नॉवेल्स में, उनकी जो बुक्स हैं उनमें इन सब का पिक्चराइजेशन भी मिलता है, जहाँ पर इंडियन लेबर के साथ खराब व्यवहार, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। सो वी विल कंटिन्यू डिस्कशन आफ्टर दिस। यस, सो दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।